स्वागत है आप सभी का हमारे इस द एडवर्स के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारी PYQ सीरीज़ की ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम NDA के पिछले साल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और भी बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा, उन सभी की भी क्लासेस भी आपके पास लगातार आती जाएंगी अपने यूट्यूब चैनल पर ही। अभी जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये अपने चौथे नंबर की क्लास है। इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर की क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। तो बेटा जितने भी बच्चे हैं, क्वेश्चन जो भी अपने पास स्क्रीन पर आता जाए बेटा, उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ये सभी क्वेश्चन अपने NDA के पिछले साल के पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री का देखो कुछ ऐसा हिसाब मान के चलो आप। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा हिसाब रहता है, इसमें अगर हम कोई भी पेपर में क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लगभग 3 टाइप के पैटर्न हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फॉलो करने पड़ते हैं। 3 टाइप के पैटर्न क्या क्या रहेंगे? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके हमें डायरेक्ट आंसर लगाने होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमें बार बार सॉल्व नहीं करना होता, उनका हम डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। ऐसे मान के चलिए कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से लगभग अपने 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे दो जो पैटर्न जो बाकी का बचा, जिनका हम डायरेक्ट आंसर नहीं लगा पा रहे हो, उसमें हम प्रायोरिटी रखते हैं वैल्यू चार्ट या फिर फॉर्मूला। प्रायोरिटी में हम उसको आगे रखेंगे जिसमें हमें टाइम कम लगेगा सॉल्यूशन करते टाइम पे। फॉर्मूले को प्रायोरिटी हम तब देते हैं जब हमें लगता है कि सवाल में फॉर्मूला जैसा सेम टू सेम सवाल दिख रहा है, फॉर्मूला मैच कर रहा है। जैसे मान के चलिए कि कहीं पर कोई वैल्यू लिखी हो कि भाई साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इस तरीके से। तो भाई ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान के चलिए साइन 20 कॉस 25 प्लस कॉस 20 साइन 25, इस तरीके से। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला मैच हो रहा है सीधा सीधा साइन ए प्लस बी का। तो अगर हमारे पास ऐसे सवाल जिनका फॉर्मूला डायरेक्ट मैच हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों में हम फॉर्मूले को प्रायोरिटी में रखते हैं कि हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप ये मान के चलो कि फाइनल जो अंतिम टारगेट होता है वो वैल्यू चार्ट। कहने का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन का आंसर वैल्यू चार्ट से आना ही आना होता है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चनों में लिखे तो एंगल ही होंगे, और तुम अगर एंगल पुट करते हो तो वहां पर कोई ना कोई वैल्यू तो उसकी आनी आनी है न्यूमेरिकल में। और लगभग ये मान के चलो कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिर्फ वैल्यू रखने से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब वैल्यू हमें जो आसान लगती है हम वो वाली वैल्यू रखेंगे उसमें एंगल में, जो भी हमें लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे हम आज की क्लास में सॉल्व कराएंगे उस टाइम पे हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन वैल्यू चार्ट से सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू चार्ट को हम प्रायोरिटी हमेशा में रखेंगे। बस हम इससे आगे फॉर्मूले को प्रायोरिटी तब देंगे जब हमें लगता हो कि फॉर्मूले से जल्दी आंसर आ रहा है या फिर सवाल सेम टू सेम हूबहू फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, उस तरीके से। ठीक है ना? नहीं तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर कि वैल्यू चार्ट से ही सॉल्व हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में तो देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट पहले से ही वैल्यू रख के दी है उसने। तो साइन 0 की तो पहले से ही वैल्यू 0 होती है तुम्हारी। अब इसने क्या किया है कि साइन 10 साइन 20 साइन 30 ऐसी करके साइन 360 तक लेके गया है। जो साइन 0 पे 0 होगा तो साइन 360 पे भी 0 होगा। अगर साइन 0 पे 0 होगा तो साइन 360 पे भी 0 होगा। उसके अलावा हम बीच में बात कर लेते हैं भाई कि इसमें जो साइन 10 है, फिर उसके बाद साइन 20 आ रहा है, फिर उसके बाद साइन 30 आ रहा है। ऐसे ही करके अगर हम एंड तक जाते जाएं तो ये सीरीज लौट रही है उधर से, जो कि साइन 350 होगी, साइन 340 होगी और साइन 330 होगी, इस तरीके से कुछ। इसमें क्या कॉमन हो सकता है भाई? कहाँ दिमाग लगा सकते हैं हम इन दोनों पे? क्योंकि हमें साइन 350 को साइन 360 माइनस 10 लिख सकते हैं, 360 माइनस 10। और साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही रहता है, लेकिन ये रहता है तुम्हारा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर रहता है जिसमें कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, बाकी सब तो साइन तुम्हारा काय का हो जाएगा? माइनस का। तो ये प्लस का साइन 10 और माइनस का साइन 10 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही करके साइन 20 से तुम्हारा कौन कट जाएगा? 340। 30 से कट जाएगा 330। इस तरीके से लगभग ओवरऑल पूरी वैल्यू जो है बीच की वो
कैंसिल हो जाएंगी, बीच की सिर्फ एक वैल्यू इसमें बेटा जिंदा बचेगी, साइन 180, और जो साइन 0 होता है वही साइन 180 पे होता है, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो भी कितना आ जाएगा ऐसे। तुम तो ये मान के चलो कि अगर तुमने वैल्यू चार्ट को अगर अच्छे से घोल के पी लिया और बीच में वैल्यू पॉइंट में अगर उसका जो अंदाजा है, एक फ्लो है, वो भी तुमने अच्छे से कवर कर लिया, तुम्हारे लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लगभग मैं क्या कह रहा हूं, तुम 100% में से 80% क्वेश्चन इन्हीं में से सॉल्व कर दोगे बेटा, अच्छी प्रॉपर एक्यूरेसी से। ठीक है ना। तो ये तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन था डिग्री के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर 0 है। उसने कहा कि इन तीनों की वैल्यू 0 है भाई, इस तरीके से लिखने पर कॉड बी काय के बराबर होगा। अब लगाने को तो इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है, दुनिया भर का सॉल्यूशन हो जाएगा, 5-6 लाइनें लिख दी जाएंगी, तब जाके कहीं आंसर आएगा। लेकिन बड़ा नॉर्मल हिसाब है इसका अगर हम वैल्यू से देखें, क्योंकि तुम चाहे कुछ सोच लो, लिखा तो यहां पर एंगल ही होगा ना, 0, 30, 45, 60, 90, कोई ना कोई वैल्यू तो यहां पर होगी होगी। तो हम तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना फिर क्वेश्चन में, कि भैया ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिससे बराबर में कितना आ जाए, 0 आ जाए, अपना काम हो जाएगा क्वेश्चन का। और संग में एक और कंफर्मेशन दी है कि त्रिभुज है एबीसी, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि त्रिभुज के एबीसी के तीनों कोणों का जोड़ भैया कितना आता है तुम्हारे पास 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तुम्हारे पास 180 निकल के आता है। अगर तीनों कोणों का जोड़ 180 है तो तुम्हें साफ पता है कि ए बी सी अगर मैं तीनों को रखूंगा यहां पर तो उसी हिसाब से रख पाऊंगा कि तीनों का जोड़ 180 हो जाए। ठीक है ना। कॉड बी के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन क्या क्या है, π/6 कितने डिग्री होगा भाई 30, 6 का भाग 180 में पाई की जगह पे है ना, ये कितने डिग्री होगा बेटा 45, ये होगा 60 और ये होगा 90। ठीक है ना। अब इसके लिए तुम्हें एक अच्छे से दिमाग में रखना जरूरी है कि वैल्यू तुम्हें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए हाल की हाल। अगर मैं साइन ए कॉस बी और कॉस सी की जगह पे, क्योंकि बी की वैल्यू रख रहा हूं मान के चलो, अगर बी की वैल्यू मान के चलो कि मैंने यहां पर रख दी 30, तो कॉस 30 की वैल्यू तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भैया √3/2 होती है, √3/, तो इसका मतलब है कि ये वाला मिला के और ये वाला मिला के ये दोनों इकट्ठे होकर और इस एक अकेली वैल्यू के बराबर आने चाहिए, तभी तो तुम इसमें से इसको घटाओगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शनों में से तुम सोच के देखो अपने मन में खुद पहले से ही, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं अकेले, सिर्फ इन दोनों को, है ना, इन दोनों को, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कट के कितनी हो जाएगी भाई 0, इससे ये कट के कितनी हो जाएगी भाई, मुझे चाहिए 0 चाहिए ना इधर इधर। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो, और ये दोनों बराबर कम होंगे, इसको मान लो 60 और इसको मान लो, हो जाएंगे बराबर। होता है कि नहीं होता, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है। या फिर तुम अगर इसको 30 मान रहे हो तो इसको कितना मानोगे, क्योंकि भैया साइन 60 कॉस 30 के बराबर और साइन 30 कॉस 60 के बराबर, काट दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब तुम कहोगे बीच वाले का क्या करें, फिर 90 रख दो, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। लो आ गया आंसर, था कि नहीं साहब, है ना, क्योंकि ये दोनों अपन ने बराबर कर दिए, इसको 30 मान लिया तो ये 60 हो गया, इसको मान लिया 60 तो ये 30 हो गया, 45 मान लो तब भी बात वही पड़ेगी। लेकिन हमसे पूछा तो क्या गया है, पूछा तो बी पूछा गया है ना, पूछा तो बी गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 90, हो गई आइडेंटिफाई हाल की हाल। ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा अंदाजा लगाना है बस वैल्यू वाले फ्लो पर, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो यही सवाल तुम्हें 8-10 फॉर्मूले लगाने पड़ते इसी सवाल में सॉल्यूशन करते टाइम पर। ठीक है ना। तो वैल्यू का फ्लो एक अच्छा खासा रखो, इस चीज का ध्यान रख के चलो हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद। हाँ 90 वाला π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा अगर π/4 है तुम्हारे पास, 2 tan अल्फा की वैल्यू 1 है, तो tan 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, है ना, tan 2 बीटा। अब देखो
अल्फा प्लस बीटा इजकल टू है पाई बाय 4, और 2 tan अल्फा इजकल टू कितना है 1। उसने पूछा है कि 10 2 बीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है। अब सुनो, यहां पर जो 2 tan अल्फा इजकल टू 1 है, मैं 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ, क्या 0 30 45 60 90 में से किसी की वैल्यू 1/2 आती है क्या? नहीं आती। 10 में नहीं आती, साइन और कॉस में आती है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन पे वैल्यू का अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। और इसी चीज में हमने प्रायोरिटी में तुमसे बोल के रखा है कि प्रायोरिटी में हम उसी को लेंगे जहां से जल्दी सॉल्यूशन होने के चांसेस होंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन वैल्यू से बहुत टफ हो जाएगा, वैल्यू मान ही नहीं पाओगे, लेट ही नहीं कर पाओगे आसानी से। तो फिर हम थोड़ा सा फॉर्मूले की ओर जाएंगे। अगर हम फॉर्मूले की ओर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 2 बीटा निकालना है। 10 2 बीटा देखो किस तरीके से काम करेगा, 10 2 थीटा की तरह। और 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब भाई इसके लिए तुम्हें वैल्यू भी तो चाहिए 10 बीटा की, लेकिन तुम्हारे पास वैल्यू काय की है 10 अल्फा की। तुम्हारे पास वैल्यू 10 अल्फा की है, 10 बीटा की वैल्यू तो है ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है ना? तो 10 बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 10 बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई अपन, है ना? तो 10 बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रहा तुम्हारे पास बीटा इजकल टू, बेटा इसको लिख लो पाई/4 माइनस अल्फा। देखो बीटा अलग हो गया, दोनों तरफ 10 लगा दो, हो गया 10 बीटा। यही चाहिए हमें, इधर भी 10 लग जाएगा। बताओ 10a - b फॉर्मूला बन गया, 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। अब ये तो 10 45 है ना, ये तो 10 45 है। तो 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1 प्लस ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 का इंटू 1/2 में करोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 2 से 2, ये आ गई वैल्यू 1/3 10 बीटा की। आ गई वैल्यू, यही 10 बीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहां पे 2 10। देखो 2 10 बीटा है, तो 2 10 बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा 1/3, 1 माइनस 1/3, और उस पर क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा बेटा 1 - 1/9, 2/3, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा 8 ये वो कर दो, रिवर्स कर दो, 9/8 ऐसे करके रिवर्स कर दिया। 3 से 9 कटेगा 3 बार, 2 से 8 कटेगा कितनी बार 4 बार। कितना बच रहा है बताओ 3/4। तो ये हो जाएगा आंसर 3/4 ऐसे, ये ऑप्शन। इसमें हमने काम किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना? इसमें हमने काम किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, और भाई अगर वैल्यू से आइडेंटिफाई हो जाए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब वैल्यू से आइडेंटिफाई होने के लिए यहाँ पे अगर कहीं 1/√3 वगैरह होता तो हल क्लियर हो जाता। बात ये थी कि 1/2 10 वाले में आता नहीं है, 1/2 जो है वो 10 वाले में आता नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा इसे, है ना? ठीक है बेटा, तो ये तो तुम्हारा ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन में टेन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब सोचने को देखो ऐसे सोचा जा सकता है कि टेन अगर 45 प्लस थीटा है तो मैं टेन 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूं, टेन ए प्लस टेन बी वाला, वो भी लगा सकता हूं। और देखो भाई, टेन 45 प्लस थीटा का टेन 45 प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस टेन 45 टेन थीटा, ऐसे करके कुछ। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वन प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा। फिर इसका एक और बनता था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे भी बनता था अगर ध्यान हो तो, है ना। इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन भाई क्या हमें चाहिए, जरूरत ही नहीं है भाई। हमें क्या क्या कंफर्म करना है यहाँ पे, उसने क्या बोला है कि जो थीटा की वैल्यू है वो -45 से +45 के बीच में है, और ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी अगर तुम यहाँ पर थीटा रख देते हो तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि cos 2 थीटा कितना होगा। हर तुम्हें cos 2 थीटा निकालना है, उसके लिए तुम अलग फॉर्मूला लगाओ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितने फॉर्मूले हो रहे हैं, कोई मतलब के नहीं है भाई। इतने सारे सॉल्यूशन थोड़ी ना करने पड़ेंगे अपन को, वैल्यू सोचो अपने आप मन में, अभी दिमाग अभी क्लियर हो जाएगा आंसर। तुम सोच के देखो कि मैं यहाँ पर थीटा की जगह पे ऐसा क्या रख दूं कि मेरे पास ये दोनों इससे बराबर हो जाए। थोड़ा बताओ जरा सोच समझ के क्या रख सकते हैं यहाँ पे। है ना भाई। नहीं पड़ रहा दिमाग में, जीरो रख दो, अभी बात खत्म हो जाएगी। बताओ, जीरो रख दोगे टेन 45 बचेगा, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक। और इधर भी पहले से कितना है, एक, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। हो गई बात बराबर। यहां पे रख दो कॉस जीरो, जीरो, ये भी कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अपन, ये आ गया आंसर। है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन में अपन को। तो क्या होता है ना, वैल्यू चार्ट से बहुत आसान हिसाब पड़ जाता है अपने लिए, वैल्यू चार्ट से। वैसे इसी को ही सोचोगे तो बहुत टफ हो जाता है अपने लिए। क्यों भाई, ठीक है ना। तो वैल्यू चार्ट से बहुत आसान हिसाब पड़ जाता है अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। देखो भाई, इसको देखो, ये भी तुम्हारा वैल्यू चार्ट के हिसाब से, बताओ जरा क्या हिसाब बनना चाहिए इसका, सोच के देखो इस सवाल को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी वैल्यू, ये देख लो तुम, साइन एक्स प्लस साइन वाई इजकल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और ये तो हमें साफ समझ में आता है अभी। अब भैया इसको एक को 60 मान लो, एक को 30 मान लो, ये 60 इस 30 के बराबर होगा, ये 30 इस 60 के बराबर होगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ऐसे इधर रख दो, 60 30, टेन 60 बटे दो कितना बचेगा, 30 बचेगा, ये 15 बचेगा, टेन 45 हो जाएगा, टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक, ऐसे, है ना भाई, समझ रहे हो? वैसे इसमें बहुत फॉर्मूले सोचने की जरूरत पड़ती है, पर कोई मतलब नहीं है तो एंगल ही ना, ये है तो एंगल ही, फॉर्मूले से इतना सारा सॉल्यूशन कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? यहाँ पर हिसाब किताब बहुत आसान पड़ता है वैल्यू का। तो कोशिश करो कि वैल्यू चार्ट के फ्लो में चलो तुम, तो वैल्यू चार्ट का फ्लो बढ़िया पड़ता है अपने लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये तो तुम्हारा खैर आईटीएफ का है, ट्रिग्नोमेट्री से आगे एक और चैप्टर आएगा आईटीएफ, ये उसका क्वेश्चन है अपना। ठीक है ना? हाँ, ये आईटीएफ का है। आईटीएफ में थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे कि ये साइन इनवर्स की वैल्यू है 3/5, ये तुम्हारी कॉट इनवर्स में लिखी है, ये लिखी है कॉट इनवर्स में, और कॉट में जो वैल्यू होती है ये आधार होता है परपेंडिकुलर, और ये लंब की वैल्यू होती है, आधार तो बेस और परपेंडिकुलर, ऐसे करके। ठीक है ना? तो कट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही फिर सवाल साइन इनवर्स में आ जाएंगे। क्या में आ जाएंगे? साइन इनवर्स में। ठीक है ना? दोनों सवाल अपने पास क्या में आ जाएंगे, साइन इनवर्स में। ठीक है ना? हालांकि अभी तो तुम्हें, क्योंकि इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं मालूम, तो इसको तो अपन फॉर्मूले करा के आईटीएफ करा के उसके बाद ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन है जैसे एक 4 sin² x = 3, सीधा हिसाब है इसका भी। देखो sin² x = 3/4 बनेगा, स्क्वायर हटा दो, रूट लग जाएगा 3, 4 बाहर आ जाएगा 2, आ गया रूट 3/2। और बताओ कितनी वैल्यू होगी, sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, है ना? बताओ भाई क्या पूछा है, टेन 3 × 60, एक्स की वैल्यू 60 कन्फर्म हो गई, टेन 180 हो गया। भाई जो टेन 0 पे होता है भाई तुम्हारा टेन 180 पे हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0, सी की वैल्यू, ऐसे, है ना? फायदेमंद हिसाब है भाई इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये वही सेक और कॉसेक का मल्टीप्लाई करके अगर पी की वैल्यू है तो ये मिनिमम ही वैल्यू कितनी होगी, ये हमने पिछली क्लास में कराया है, अगर ध्यान हो तो। सेक थीटा और कॉसेक थीटा अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मिनिमम 2 से नीचे कभी रहेगा ही नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से ऊपर ही रहेगी, वैल्यू हमेशा कहां से ऊपर रहेगी, 2 से ऊपर। क्योंकि खुद सोच के देख लो, सेक की अगर हम वैल्यू लिखना चालू करें, सेक की या कॉसेक की किसी की वैल्यू लिखें अपन, जैसे कॉसेक की वैल्यू लिखते हैं, साइन का उल्टा होता है, 0 की होती है इन्फानाइट, फिर आता है 2, फिर आता है √2, फिर आता है 2/√3, फिर आता है 0। अब तुम खुद सोच के देखो लो, इसमें लगभग लगभग सब वैल्यू 1 से ऊपर ही है, ये भी 1 से ऊपर है, और ये भी सेक में भी 1 से ऊपर ही रहेंगी। तो जब तुम 1 से ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे, तुम ओवरऑल वैल्यू कहां से ऊपर निकल जाओगे, 2 से ऊपर। कैसे ऊपर निकल जाओगे, 2 से ऊपर। लगभग लगभग तुम्हारी 1.4 के ऊपर ही रहती है ये वैल्यू। अगर 1.4 के ऊपर ही रहेंगी ये वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू दोनों का अगर गुणा करते हो, सेक का और कॉसेक का, तो ओवरऑल टोटल मिला के वो ऊपर ही रहेगी, 2 से ऊपर रहेगी। ठीक है ना?
ठीक है, खुद नहीं तो लिख के रख सकते हो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2/√3 है, ये √2 है, ये 2 है, ये इन्फिनाइट है। ये तुम्हारे हो गए सेक के, और ये तुम्हारे काय के हो गए कॉसेक के। अब तुम खुद देख लो दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में, कोई वैल्यू 2 से नीचे नहीं आएगी, हमेशा वैल्यू 2 से ऊपर ही रहेंगी, ऐसा कुछ। ठीक है ना, ऐसे अंदाजा लगाओगे तो बहुत फायदेमंद है। इसी को ये वेल फॉर्मूले से सॉल्व करें, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बढ़िया क्लासों को देख के प्रैक्टिस करो इनकी, कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन अपन वैल्यू वाले चार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके की वैल्यू रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अपन को। देखो अपनी ये क्लासें तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे तो मिलेंगी, ठीक है। द एडवर्स एनडीए इस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। इस यूट्यूब चैनल पे अपनी ये वाली क्लासें मिलेंगी। बाकी का अपना बेटा ऐप है द एडवर्स के नाम से ही, इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन को ये क्लासें मिलेंगी। बाकी का अपन को प्रॉपर कोर्स भी मिलेगा इसमें, ऑनलाइन में कोर्स भी है अपना एनडीए का, ठीक है। एनडीए के लिए जो कोर्स है, अगर किसी बच्चे को टोटल कोर्स खरीदना है तो वो यहाँ से परचेस कर सकता है, ऐप को डाउनलोड करके रखे और उसमें अपना एनडीए का कोर्स परचेस कर सकता है, जिसमें उसको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी अपने एनडीए का सिलेबस है, टोटल सिलेबस की कवरेज मिल जाएगी विथ टेस्ट सीरीज। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लिंक रहेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज के संग में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक माइनस के 73 π/3, ठीक है। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू खैर बहुत बड़ी है, ठीक है ना। पहली बात तो ये देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस लगा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब, ये कॉसेक है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के कॉसेक 73 π/3। ये तो हिसाब किताब अपना पहले ही हो जाएगा भाई, माइनस के कॉसेक 73 π/3 माइनस के कॉसेक। अब इसको बदलना है तुम्हें। अब हालांकि अगर तुम 360 के हिसाब से अगर तुम चक्कर लगाओगे क्वाड्रेंट के, तो इसमें तो पाई लिखा है, ठीक है ना। इसमें पाई लिखा है तो ऐसे तोड़ना ऐसे आसान नहीं रहेगा अपने लिए। अपन इसको फिर ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 24 π + π/3, ऐसे करके देखो 24 थी 72, 72 और 1 73 π/3, है ना। ये 24 पाई क्या का काम करेगा भाई बताओ। एक पाई में 180 होता है, डबल में 360 हो जाएगा, समझ रहे हो। डबल में कितना हो जाएगा 360, मतलब 360 के 12 चक्कर हो जाएंगे। 360 के कितने चक्कर हो जाएंगे 12 चक्कर टोटल, ठीक है। बताओ इसका कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लौट के तुम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाओगे, घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट पे घूम के आ जाओगे तो माइनस के कॉसेक और π/3 बचेगा तुम्हारे पास तो बस। और कॉसेक π/3 मतलब कितना होता है भाई 60 डिग्री, है ना। π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉसेक 60 का उल्टा होता है साइन 60 का, साइन 60 होता है √3/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ऐसे, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। तो ये रही वैल्यू, बी ऑप्शन, माइनस के 2/√3, ठीक है। तो इसका आंसर अपना ऐसे आ जाएगा। टोटल ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी देखो वैल्यू बहुत सारी लिखी है खैर, ये वाली वैल्यू लिखी है, ये लिखी है, फिर ये दोनों अलग अलग लिखे हैं। इसमें सॉल्यूशन होगा अच्छा खासा खैर। देखो 17 से पाई कटेगा नहीं, अगर ये कैंसिल हो जाता ना तो थोड़ा सा आसान रहता अपने लिए। कैंसिल हो जाता थोड़ा सा आसान रहता अपने लिए, नहीं कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इन दोनों को तो अभी रख लो ऐसे ही नॉर्मल। जरा इसका हिसाब पहले कर लेते हैं। 2 cos A cos B, अगर हमें एक फॉर्मूला याद हो तो cos A + B + cos A - B बराबर आता था 2 cos A cos B। मतलब एक ये रहा, एक ये रहा,
एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है भाई, तो कॉस ए प्लस बी 11 पाई बटे में 17 प्लस पाई बटे 17 प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे करके। तो ये कितने बच रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 पाई बटे 17 प्लस कॉस 10 पाई बटे 17। अब देखना ऐसा क्यों किया, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा भाई साहब, क्योंकि तुम इससे पहले दो वैल्यू लिखी है अपने पास, ये वाली प्लस में कॉस 5 पाई बटे 17 प्लस में कॉस 7 पाई बटे 17, ऐसे करके। अब तुम देखोगे तो ये वाले 12 और 5 मिला के 17 हो रहे हैं, और ये वाले 10 और 7 मिला के 17 हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इनको अलग कर लो। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2। ये 12 पाई बटे में 17 प्लस 5 पाई बटे में 17, और पूरे के बटे में कितना रहेगा, 2। प्लस में होता है कॉस, इसी में रहेगा। ठीक है, देखो हालांकि हम यहीं पे तुम्हें फैक्ट बता देते हैं। 12 5 17 पाई, देखना ध्यान से, 2 कॉस 17 पाई बटे में 17 गुणा में 2, बताओ 17 17 पाई बटे 2 का मतलब कितना बचेगा, 90। और इस सवाल को अगर तुम सॉल्व करोगे तो दोनों लिखे तो गुणा ही में, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इस पूरे हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हिसाब इधर पड़ेगा, कॉस 10 पाई कॉस 7 पाई, 17 पाई बटे में 17 और फिर बटे में 2, फिर से वही की वही बात पड़ेगी। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं बताऊं तुम्हें, ये वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी इजकल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में तुम्हारा यही वाला 0 हो गया, तो इसका गुणा करोगे तो वैसे ही टोटल वैल्यू 0 होनी है, तो इन दोनों का भी 0 हो जाएगा और इन दोनों का भी 0 हो जाएगा हिसाब। जब ओवरऑल हिसाब 0 हो जाएगा तो 0 0 जोड़ने पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका भी आंसर अपना कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया था थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। टेन 3 पाई बटे में 8 का मान, हाँ चलो पाई में लिखा है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, कैंसिल कर लेते हैं। 180 बटे में 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 45 बार, 45 थी 135 बटे में 2 काट दोगे तो बताओ 67.5 आ रहे हैं, 67 सही 1/2 वैल्यू लिखाई थी अपन ने 22.5 की। टेन 67.5 बराबर होता है कॉट 22.5 के, जिसकी वैल्यू होगी ये वाली √2 + 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें याद रखनी है, टेन 22.5 कॉट 67.5। ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज हमें याद रखनी है। हाँ बिल्कुल, 22.5 67 18 54 36 72, ये सभी वैल्यू हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी तुम्हारा ITF का है वैसे, पर ये थोड़ा सा वैल्यू के हिसाब से तो ये हो जाएगा सॉल्व, नॉर्मल है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना। थोड़ा सा उल्टा हिसाब होता है, मैं बता दूं तुम्हें, जैसे साइन 60 डिग्री इसमें लिखी होती है तो वैल्यू होती है √3/2, इनवर्स में बस इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि तुम इसको इधर भेज देते हो ऐसे करके, ऐसा ऐसा, मतलब इनवर्स के अंदर वैल्यू लिखी होती है, एंगल उसके सामने लिखा होता है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है ना, वैल्यू इसके अंदर लिखी होती है, एंगल उसके सामने लिखा होता है। तो इसको देख लेते हैं, चलो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 मतलब कॉसेक 2 होना चाहिए। कॉसेक 2 कब होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक 30, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 30। तो टेन इनवर्स कॉट अंदर डिग्री में कितना आ जाएगा, 30। अब तुम खुद देख लो, टेन इनवर्स कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया तुम्हारी, √3, अगर ध्यान हो तो। कॉट 30 की वैल्यू ये रही कॉट 30, ये तो नॉर्मल एंगल लिखा है ना, नॉर्मल है ना ये तो एंगल के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर।
tan इनवर्स √3, इनवर्स के अंदर वैल्यू मतलब सामने एंगल, और tan इनवर्स √3 कब आता है बताओ भाई, कितने डिग्री पे आता है, 30 पे, 30 पे नहीं 60 पे, 60 पे आएगा तो वैल्यू कितनी लिख लेंगे, π/3, π/3 हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ऐसे π/3 अपना कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है ना। नॉर्मल में डिग्री लिखी होती है सामने, है ना, नॉर्मल में एंगल लिखा होता है, सामने वैल्यू होती है, इनवर्स वाले में अंदर वैल्यू होती है और सामने एंगल होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कॉसेक इनवर्स 2, इनवर्स के अंदर वैल्यू लिखी है तो एंगल लिखेंगे अपन इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे, पूरे की जगह पे एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और बाहर कॉट लगा है पहले से ही, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 रख दोगे, और tan इनवर्स √3 होती है तो उसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, π/3, ठीक है भाई, ये ऐसे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखे नंबर ही है, लेकिन भाई बात बटे में आ गए, पाइथागोरस जैसे दिख रहे हैं। सेक होता है तुम्हारा कॉस का उल्टा, आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, हाइपोटेन्यूज और बेस। 25 24, तो हाल की हाल तीसरा वाला ध्यान कर लो, 7 ये होते हैं, 7 24 25, ठीक है ना। अब तुम्हें निकालना क्या है, टेन और साइन, ठीक है भाई। तो बताओ टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ये रही लंब की वैल्यू 7 बटे में 24 प्लस साइन लंब बटे कर्ण, 7 बटे कितना हो जाएगा 25। बताओ थीटा कुछ क्वाड्रेंट दिया है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाले में तुम्हारा टेन भी माइनस का रहेगा और साइन भी माइनस का रहेगा, कॉस और सेक प्लस के रहते हैं फोर्थ वाले में, ये दोनों माइनस के हो गए। सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व करना है तुम्हें तो बस, ठीक है ना। 24 और 25 का एलसीएम ले लो, 600 आएगा, 600 वाले दो ऑप्शन है तुम पे, ठीक है ना। 24 से 25 बार कटेगा तो 25 7 175। दूसरी बात ऑप्शन छट रहा है क्या, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, देख लो, तो ओवरऑल आंसर काय में आएगा माइनस में, तो एक ये है एक ही है, तो ये हट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारे पास, तो है ना। इसको कैंसिल करोगे तो 24 7 216 ही हो जाएंगे, ओवरऑल जोड़ दो इसमें, 24 7 168 होते हैं, ठीक है भाई। ओवरऑल जोड़ दोगे तो माइनस के 343 और बटे में 600, ये तो ऑप्शन में ऐसे ही छट जाता, क्योंकि ऑप्शन में तुम देख सकते हो कि बटे में 600 दो ऑप्शनों में है, एलसीएम के हिसाब से बटे में 600 आ रहा है, और उसमें दोनों माइनस माइनस किया तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन बच जाएगा, माइनस के 343 बटे में 600, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेन स्क्वायर 165 कॉट स्क्वायर 165, है ना, देखते हैं भाई, लिख लें 180 माइनस 15, 180 माइनस 15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो नो चेंज में ही रहेगी, लेकिन चिन्ह जरूर बदलेंगे, 10 स्क्वायर 15 और ये रहेगा कॉट स्क्वायर 15, हालांकि दोनों की बदल जाएंगे तो बात सेम ही पड़ जाएगी, वो तो स्क्वायर भी लगाए वैसे उस पर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। 10 15 की वैल्यू रख लो, क्या होती है 2 प्लस √3, एक हालांकि ये दोनों ही कंबाइन होती है, वो तो कोई सी भी रख लो, एक होती है 2 माइनस √3, ठीक है, ये होती है 2 माइनस √3, ये होती है 2 प्लस स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 4 √3, 4 प्लस 3 माइनस 4 √3, ये से ये कट जाएगा और ये 14 हो जाएंगे, बी ऑप्शन, है ना, ये पहले भी करा चुके थे क्लास में, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ज्यादातर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जो है वो वैल्यू चार्ट से आ रहे हैं, तो इसलिए तुम तो क्वेश्चन टैकल करो, बढ़िया देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम बड़े आसानी से छांट लोगे कि अगला क्वेश्चन जो आएगा इसमें वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, नहीं तो बाकी का आंसर आ ही जाता है वैल्यू चार्ट से। एक और क्वेश्चन है अपने पास, cos 36 है माइनस cos 72 है, इनकी भी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो,
कॉस 36 जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है रूट में 5 प्लस 1/4। जो कॉस 72 होता है उसकी वैल्यू होती है रूट में 5 माइनस 1/4। ये कॉस 36 तुम्हारा साइन 54 के बराबर होगा और कॉस 72 तुम्हारा साइन 18 के बराबर होगा, ऐसे। ठीक है, तो इन पर बस वैल्यू रख दो तुम, तो रूट 5 प्लस 1/4 माइनस रूट 5 माइनस 1/4। ठीक है भाई, तो रूट में 5 प्लस में 1 माइनस का रूट 5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, पॉइंट में 4। इससे ये 1 और 1 2 बटे में 4 काट दोगे तो 1/2, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, इसको लिख के रखो इन वैल्यूज को, इनको डायरेक्ट याद रखना। 36 18 54 72 ये भी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। ठीक है, तो ये अपना ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये भी तुम्हारा वैल्यू वाला ही है, हालांकि इसमें वैल्यू डायरेक्ट रखी जाती है। ठीक है भाई, तो बेटा ऐसी ही आगे की जितनी भी एनडीए की क्लासेस हैं, पीवाईक्यू की क्लासेस हैं, उसके अलावा कोर्स की क्लासेस हैं, ऐसी क्लासेस को जोड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जोड़ के रखिए अपने पास। ठीक है, और उसके अलावा हमारा ऐप भी डाउनलोड करके रखिए जिससे आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारा। ठीक है बेटा।